यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। आप सभी को मालूम होगा कि एनवायरनमेंट की सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट लेक्चर जो था यानी कि जो कि हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का उदय कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, एज अ सब्जेक्ट ये हमारे सामने किस प्रकार से इंट्रोड्यूस हुआ, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है स्टॉकहोम सम्मेलन, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल से इसका क्या लेना देना है, इन तमाम एस्पेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको इकोलॉजी के बारे में बताया था, इकोलॉजी को इकोसिस्टम से जोड़ा था और इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है, साथ में इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर मैंने अपना लेक्चर एंड किया था। मेनली यदि देखा जाए तो इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक है ये मैंने लगभग पूरा कर दिया था, बट जब मैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि इस पर एक सेपरेट लेक्चर मैं लाऊंगा जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा और यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक मैनर में अब मैं आपके साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करूंगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं कि जितनी भी क्वेरीज अभी तक रही हैं वो एक बार में समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट तभी बढ़ा पाऊंगा जब आप अपना जो मोटिवेशन है ये मुझे दिखाएंगे, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। ठीक है, अच्छे कंटेंट की जो वैल्यू है ये जनरली कम होती है, बट यदि अच्छे कंटेंट की वैल्यू होने लगे तो याद रखिएगा एक अच्छा टीचर हमेशा आपको टॉप लेवल कंटेंट देने का प्रयास करता है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस YouTube एल्गोरिदम की या फिर स्टूडेंट की मिस्टेक्स कह सकते हैं कि अच्छे कंटेंट को कभी भी सराहना नहीं दी जाती। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आपको यदि ये पूरी की पूरी सीरीज पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करने का प्रयास अवश्य करिएगा। नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना ये जो वीडियो है वो। सबसे पहले याद रखो कि मैंने आपके साथ बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। एक्चुअली में जिस एरिया, इकोलॉजी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया की आप स्टडी कर रहे हो, इसको कहा जाता है इकोलॉजी। जिस एरिया की आप स्टडी करते हो इसको नाम दिया जाता है इकोसिस्टम। अब यदि आप वर्ल्ड में देखेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले जो विभिन्न शोधकर्ता हैं उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पर स्टडी की हैं और उन स्टडीज के अकॉर्डिंगली कुछ इन्होंने कंक्लूजन निकाला है। और वो कंक्लूजन ये है कि भाई अलग अलग एरिया में जाने पर वहाँ के जो फौना फ्लोरा है इसमें भी चेंजेस आते हैं, जो वहाँ के एनिमल्स हैं इनमें भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, इवन वहाँ पर रहने वाले जो ह्यूमंस हैं इनमें भी आपको मल्टीपल टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स यदि हम बात करें तो यदि मान लेते हैं कि यह है हमारी अर्थ और इस अर्थ में यदि आप देखोगे तो 3 मेजर लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बाय द नेम ऑफ इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का जो एरिया होता है इसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल एरिया। और भी एक और एरिया काउंट करते हैं जिसको हम इक्वेटोरियल जोन का नाम देते हैं, बट मेजरली यही है हमारा इक्वेटर एरिया। इसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा, इसके ऊपर आपको टेम्परेट मिलेगा एंड देन पोलर एरिया दिखाई देता है। आप जरा देखिएगा कि एक्चुअली में जहां पर ये जो ओशनिक पाथ है इसकी प्रेजेंस कम है, सनलाइट जहां पर हॉरिजॉन्टल होती जाती है, आप पाएंगे कि वहां पर जनरली ये जो टेम्परेचर है ये लो देखने के लिए मिलता है ना। यानी इक्वेटर से ऊपर की ओर बढ़ने पर जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होता जाता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज यहाँ पर इवेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाती है, और जब ये स्लो हो जाती है तो याद रखो कि असल में यदि इस पूरी अर्थ पर मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला एरिया कौन सा है तो आपका आंसर होगा कि सर ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, दैट मीन्स ट्रॉपिकल एरिया। यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, मैं यहां पर डायरेक्ट उन जो फैक्ट्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन करूंगा। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रॉपिकल एरिया तो है, बट यदि एक्चुअली में इसमें भी मैं आपसे बोलूं कि भाई सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है तो आप बोलेंगे कि सर 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ के बीच का वो एरिया है जहां पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। और दैट इज वाई आप देखेंगे कि एक्चुअली में यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो फॉर्मेशन है ये मिलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आपने अपनी प्लेस चेंज की तो प्लेस चेंज करने पर एक्चुअली में ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये डेसिडियस फॉरेस्ट में चेंज हो जाएंगे, और फिर जहां पर कम वर्षा होती जाएगी तो फिर वहां पर आप देखोगे कि ग्रासलैंड एरिया का फॉर्मेशन हो गया है।
इन सिंपल वर्ड्स यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि आपने एक विंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है जिसको नाम दिया जाता है ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड के चलने की दिशा में जब परिवर्तन होता है, या फिर आपने ये सुना होगा कि भाई कॉन्टिनेंट के एक भाग में आपको ठंडी जलधारा और एक भाग में आपको गर्म जलधारा दिखाई देगी, दैट मीन्स कोल्ड करंट, और ये आता है यहाँ पर वार्म करंट वाला एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पर वार्म करंट है, यहाँ पर कोल्ड करंट है, और इसीलिए जब रेनफॉल होती है तो इस एरिया में ये कंटिन्यूसली रेनफॉल होती है, और इसीलिए आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दैट मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो फॉर्मेशन है ये दिखाई देता है। आगे की ओर बढ़ने पर जो वर्षा का परसेंटेज है ये यहाँ पर कम होता जाता है, और इसीलिए फिर आपको थोड़े बौने आकार के वृक्ष या फिर मध्यम आकार के जो वृक्ष हैं ये दिखाई देते हैं। इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्षा और कम होती है तो घास के मैदान, एंड देन यहाँ पर आपको ग्रास लैंड एरिया देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स इसी को एक थ्योरी के द्वारा डिकोड किया जाता है कि महाद्वीप के पश्चिम भाग में आपको देखने के लिए मिलते हैं जनरली मरुस्थल, और पूर्वी भाग में आपको सदाबहार वन दिखाई देते हैं। इसका कारण स्पष्ट कीजिए, तो आप ये पूरी थ्योरी यहां पर लिखते हैं। मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं कि ये जो थ्योरी है ये एक्चुअली में जिस एरिया में एप्लीकेबल होती है ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? मैंने कल आपको बताया था कि एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बैलेंस्ड यूनिट। There are two main system of ecosystem found on earth। यहां पर दो प्रकार के हैं, एक है terrestrial ecosystem and the second one is aquatic ecosystem। each ecosystem has its own climate, soil and vegetations and animal। बताई थी कल इसके बारे में बात। सबसे पहले याद रखिएगा हम जिस इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाला एरिया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? तो कुल मिलाकर एक्चुअली में आप पूरी धरती पर पाए जाने वाली जो सदाबहार वन है, स्थल खंड में मौजूद जो सदाबहार वन है, घास के मैदान है, मरुस्थलीय भूमि है, इन सभी का आप अध्ययन करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर लैंड एरिया का इन डिस्क्राइब फॉर्म अध्ययन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मतलब कि एनवायरमेंट में यह भी पढ़ा जाएगा कि भाई इस संबंधित क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, इसके लिए आवश्यक जो वर्षा है वो क्या है, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं। यदि डेजर्ट है तो डेजर्ट की क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल है कि भाई फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेसिडियस है, ट्रॉपिकल में भी ये एवरग्रीन है या डेसिडियस है, टैगा है या फिर कैसे डेंस फॉरेस्ट वाला ये एरिया है। डेंस फॉरेस्ट दैट मीन्स एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट। डेजर्ट है तो ये वार्म डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है। वार्म डेजर्ट है तो यहाँ की वेजिटेशन कौन सी हैं, कोल्ड डेजर्ट है तो यहाँ की वेजिटेशन कौन सी हैं, यहाँ के एनिमल कैसे हैं, यहाँ के एनिमल कैसे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप याद रखेंगे। ग्रासलैंड है तो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया है, और इनका मेजरली इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो अदर एनिमल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टुंड्रा के बारे में, ये एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है, यहाँ पर ट्रीज नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ का जीवन यापन कैसे होता है, ये तमाम प्रकार के एरिया। यानी कि दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। ये चार फैक्टर्स के बारे में आपको किसी भी बायोम में जानना होता है। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 8 बायोम हैं, और इन 8 बायोम के बारे में यदि हम देखें तो सबसे फेमस, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोम आता है यह है ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम। लिखा सब हुआ है, आप मेरी बात सुनिएगा कि एक्चुअली में आपने सुना होगा भाई जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आप देखेंगे कि जो अर्थ का टेम्परेचर है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये बढ़ते जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज की एक गैस है ग्रीन हाउस गैस, इसको कहा जाता है CO2 इमिशन। कार्बन जलाए जाने के कारण जो कार्बनाइजेशन हो रहा है उसके कारण CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, और जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये इंक्रीज होते जा रहा है, जिसका परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, और इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्लाइमेट चेंज। सिंपल सी बात है कि एक्चुअली में ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये जितनी भी पूरी प्रोसेस हो रही है, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि भाई असल में जो मानव का जीवन है ये खतरे में है। आपने ये सुना है कि भाई बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ये मानव में नए नए प्रकार के जो डिजीज हैं ये देखने के लिए मिल रहे हैं। 1990 की मैं बात करूं तो 1990 में जब हमारे पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम कहा जाता था कि भाई आज यदि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, मैं 1990 की बात कर रहा हूं कि 0.030% है, यदि मान लीजिए ये 3-4% के आसपास पहुंच गया ना तो ह्यूमन
कि जो स्किन है ये जल जाएगी, ह्यूमन है इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तमाम प्रकार के फैक्टर्स उस समय चलते थे। आज यदि आप बात करोगे तो आज कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है ये आपको देखने के लिए मिलेगा 0.040%। दैट मीन्स यहां पर अदर भी तो फैक्टर है ना जो कि इन सभी चीजों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, एक तो हम इवॉल्व हो रहे हैं और दूसरी बात ये कि ये जितनी भी घटनाएं आपको अर्थ पर देखने के लिए मिल रही हैं, असल में कई एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे हुए, कई रिसर्चर ऐसे हुए, उन्होंने ये बात कही कि भाई यदि आपको धरती पर मानव के जैसे रहना है, यानी कि ह्यूमन के जैसे सर्वाइव करना यदि चाहता है इस धरती पर, तो बस वो एक काम करे। वो एक काम है कि ये कभी भी एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट को हाथ ना लगाए। यदि ये रेन फॉरेस्ट को टच नहीं करता है तो याद रखो इसको नाम दिया जाता है पृथ्वी के लंग्स और साथ में फेफड़े। बात समझिए, आप जरा याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये 40% ऑफ दी जो क्या ऑक्सीजन है अर्थ पर यूज होने वाली 40% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। आप जरा सोचें कि ये ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, दैट मीन्स कि ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी जो वृक्ष की जड़ों वाले पौधे हैं या फिर बड़े बड़े जो वृक्ष हैं जिनकी हाइट 500-600 मीटर होती है वो यहां पर उगते हैं। ट्री कैनोपी इसकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। पूरा का पूरा अमेजन इसमें आता है, पूरा कॉन्गो इसमें आता है, सुंदरवन डेल्टा के आसपास वाले रीजन में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में ये विस्तृत देखने के लिए मिलेगा। कहा यह गया था कि ह्यूमन के जैसे यदि सर्वाइव करना चाहता है तो बस वो इनको हाथ ना लगाए। जिस दिन ह्यूमन ने इनको डिस्ट्रॉय करना चालू किया, याद रखिएगा उस दिन ह्यूमन की जो लाइफ है ये खतरे में पड़ सकती है, और उस दिन से समझ लीजिएगा कि ह्यूमंस का जो विनाश है ये नजदीक है। यदि आप देखोगे तो अमेजन, कॉन्गो और वेस्टर्न घाट ये हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की श्रेणी में आते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट टाइम में एक करंट अफेयर आप यहां पर एड ऑन करिएगा कि जो अमेजन है, अमेजन के कई ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको गोल्ड की माइनिंग होती हुई देखने के लिए मिलेगी, और ड्यू टू ये गोल्ड माइनिंग आप देखेंगे कि असल में यहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और इसको लेकर एक्चुअली में जो ब्राजील है इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। विभिन्न प्रकार के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये आते हैं और बोलते हैं कि आपके यहाँ ये अमेजोन वन का विस्तार है और आपने यहाँ पर गोल्ड माइनिंग की या तो परमिशन दी है, और नहीं तो यहाँ पर जो इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रही थी आपको इसके बारे में मालूम कैसे नहीं चला। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो बैड गवर्नेंस है इसका पार्टिसिपेशन आता है, और इसीलिए आप देखोगे कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये प्रेजेंट टाइम में चर्चा में है, और इसीलिए ब्राजील का जो क्रिटिसिज्म है ये आपको देखना पड़ रहा है। सो यहां पर याद रखिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट एरिया या ऐसे ट्री कैनोपी वाले एरिया जिनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं, एवरी टाइम ये आपको ग्रीनिश देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ट्री कैनोपी इनकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तनों से जड़ों वाले जो पेड़ हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, डीप ब्रीदिंग रूट्स आपको यहां पर दिखाई देगा, और साथ ही साथ यहां पर आपको दिखाई देते हैं क्लाइंबर ट्रीज और क्लाइंबर एनिमल्स। आपने जनरली क्लाइंबर एनिमल्स के बारे में सुना होगा, बट आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट यहां पर क्लाइंबर ट्रीज भी होते हैं। इस अमेजोन रेन फॉरेस्ट की यह विशेषता है। यदि आप इसको थोड़ा सा इमेजनरी वे में समझना चाहें तो यहां पर मैंने ये फोटो लगाई हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फोटो है, टोकॉन है, स्पाइडर मंकीज हैं, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी आपको जीव जंतु यहां पर रहते हुए देखने के लिए मिलेंगे, जैगवार ये वगैरह, ये सब क्लाइंबर एनिमल में काउंट किए जाते हैं। दैट मीन्स ये पेड़ों पर सर्वाइव कर सकते हैं, पेड़ों पर रह सकते हैं। बहुत विशालकाय ये पेड़ हैं, सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंचती नहीं है, और इसीलिए आप देखोगे कि यहां पर जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं ये जनरली नहीं दिखाई देते। हाँ, यहां पर जो कॉर्निवोरस जो ट्रीज हैं या फिर जो प्लांट्स हैं ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इनको कहा जाता है मांसाहारी पौधे, यानी कि जो मधु कलश को लेकर कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और इनसे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं और फिर इससे प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि ये अपने आप को कीटभक्षी पौधों में चेंज कर लेते हैं। वाई? क्योंकि असल में इनकी जड़ें उतनी ज्यादा गहरी नहीं होती, और जो मृदा है यहां पर लीचिंग की प्रोसेस हो जाती है, जिसके कारण मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। वाई? क्योंकि एवरी टाइम यहां पर आपको वर्षा देखने के लिए मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां पर याद रखना कि इस इमेज से आप इसको समझ सकते हो। अब मैं एक बार इसको बता देता हूं कि यह है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया। यदि आप पूरी अर्थ पर देखेंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दीज फॉरेस्ट हैव प्लेयर सच एज कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर यहां पर देखने के लिए मिलेगा।
In tropical regions, these forests produce about 40% of the Earth oxygen. Amazing fact, in Amazon, a single hectare of land can contain more than 4,000 trees species. यानी कि छोटे से भाग में आप देखोगे कि 4,000 से ज्यादा जो ट्रीज की स्पीसीज हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ विशेषता क्या है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, डेंस वेजिटेशन कवर है, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत हाई देखने के लिए मिलेगी और ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई इसको पृथ्वी के लंग्स और वो किडनी कहा जाता है। किडनी इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज कि ये रेनफॉल कराने के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। यानी कि हम जनरली ये समझते हैं कि भाई सहारा डेजर्ट की क्या ही इंपॉर्टेंस हमारे पास होगी। हम जनरली ये समझते हैं कि एक्चुअली में जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं या फिर आपके बाजू में जो झाड़ी झंकार लगे हुए हैं, इनकी क्या ही इंपॉर्टेंस होगी। बट याद रखिएगा, नेचर ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है, नेचर ने किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाया है। यदि नेचर ने कुछ दिया है तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आप याद रखिएगा। सो यहां पर यदि हम देखें तो डेंस यहां पर फॉरेस्ट होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, लश ग्रीन ट्रीज होते हैं और थ्रू आउट द ईयर मेक दिस फॉरेस्ट द लंग्स ऑफ द अर्थ। रेनफॉल होती है यहां पर अप्रोक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा एनुअली। लोकेशन है नियर द इक्वेटर। अमेजन, कॉन्गो और वेस्टर्न घाट इसके एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हैं। टेम्परेचर होता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाई ह्यूमिडिटी वाला ये एरिया है। गेटिंग माय पॉइंट। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो सिविल्स विथ आकाश इस टेलीग्राम हैंडल से, और यदि यहां पर ना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप यहां पर जाएंगे तो इस वीडियो का लिंक मैं देता हूं और आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो मैं ये पीडीएफ भी आपको दे देता हूं ताकि आप अपना जो रिवीजन है, अपना जो पूरी पढ़ाई है ये अच्छे से कर पाएं। गेटिंग माय पॉइंट। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं ये चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है सिविल विथ आकाश। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब का सेम नाम है। यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हुए जो बैचेस हैं ये स्टार्ट कर दिए गए हैं। इनका मीडियम हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। साथ ही साथ ये ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। यदि आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो और आप बोल रहे हो हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, भाई मैं हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट टीचर हूँ। मैं कोर यानी कि यदि आप कभी आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं हिंदी मीडियम को ही डील करता हूँ पूरा। बात समझे। पढ़ाता मैं दोनों ही लैंग्वेज में हूँ पर डील मैं हिंदी मीडियम को करता हूँ मेनली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन बैचेस से यदि आपको ज्वाइन होना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8264199959 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम तो यहाँ पर अवेलेबल है ही, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बायोम को आप देखोगे कि एक्चुअली में ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कहाँ पर मिलता है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक्चुअली में ये मौसमी वर्षा वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर। दैट मीन्स जहां पर मॉनसून के दौरान आपको वर्षा देखने के लिए मिलेगी, वो वाला क्षेत्र। और ये जनरली कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। मानसूनी वर्षा इसको हम नाम देते हैं। ऐसा एरिया जहां पर अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल हो रहा है, उसको नाम दिया जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, मैंने पहले बताया था एवरग्रीन या फिर रेन फॉरेस्ट, सेकंड में बता रहा हूं डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब ये हुआ कि आपके आसपास जो भी वन क्षेत्र है, जो भी फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर आप जाइएगा, वहां आपको एक विशेष प्रकार के जो वन है ये देखने के लिए मिलेंगे जिनकी पत्तियां अप्रैल माह के आसपास गिर जाती हैं। दे आर एग्जाम्पल ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये बेसिकली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल में काउंट किए जाते हैं। So tropical deciduous forest, these forests are also called monsoon forest because their entire life cycle depends on the monsoon. In the dry season, trees shed their leaves to conserve water, यानी कि ये ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए जो अपनी पत्तियां हैं ये गिरा देते हैं। अभी अप्रैल मंथ के लास्ट में देख लेना कि वो वाले एरिया जहां पर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है वहां पर ये अपनी पत्तियां गिराने लगेंगे। एवरेज रेनफॉल इनकी 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बेस्ट इसके जो एग्जाम्पल हैं ये हैं साल, टेक, नीम के ये जो वृक्ष होते हैं। ये देखना कि ना
ये वृक्ष पूरे के पूरे कुछ इस प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे और इस प्रकार के ये हो जाएंगे। अब यहां पर कौन से एनिमल रहेंगे? वो एनिमल जो कि एक्चुअली में दोनों ही वातावरण में, दोनों ही कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। बात समझे? यानी कि यहां पर एक्चुअली में वहां हमने क्या देखा था? जैगुआर। जैगुआर फैमिली से ही, यानी कि कैट फैमिली से ही जैगुआर बिलोंग करता है, और कैट फैमिली से ही जो हमारा ये बाघ है ये बिलोंग करता है, ठीक है, लायन है ये बिलोंग करता है। तो आप देखोगे लायन तो नहीं, फिर भी ये जो बाघ है ये उसी कैट फैमिली का एक सदस्य है। स्पीसीज हम दूसरी काउंट करते हैं, बट दोनों के गुण लक्षण ये तो सेम मिलते हैं ना। जीन, जेनेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी का ये एग्जाम्पल में आता है ना, हिरन वगैरह, ये ऐसे जीव मिलेंगे जो कि जमीन पर भी रहते हैं और साथ में जो वृक्ष पर भी डिपेंडेंट रह सकते हैं। ये तमाम प्रकार के जीव, यानी कि यहां पर आपको एक अलग प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है ये देखने के लिए मिलेगी। हर एक एरिया, हर एक बायोम की जो बायोडाइवर्सिटी है ये अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। लोकेशन कहाँ है? तो जो सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहां पर आपको पर्णपाती वन या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है ये ज्यादा मिलेगा। 65% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एरिया फॉल्स अंडर दिस इकोसिस्टम। भारत का अप्रोक्सीमेटली, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले में क्या बताया था कि जो हमारे डेंस फॉरेस्ट थे वहां मैंने बताया था वर्ल्ड का 40% ये एरिया कवर करते हैं, सॉरी वर्ल्ड का 40% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन ये कवर करते हैं। मैंने ये कहीं नहीं बोला है कि असल में ये लैंड एरिया कवर कर रहे हैं। यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये इंडिया का 65% एरिया में लोकेट है, मतलब कि भारत के आधे लोग के जंगल में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एरिया जहां पर एक्चुअली में फॉरेस्ट कवर है उसको 100% मान लो, जितने भी फॉरेस्ट कवर है, जितने भी स्क्वायर किलोमीटर या फिर जितने भी हेक्टेयर, ठीक है, उसमें से 65% पर अकेला ये क्या है? हमारा पर्णपाती वन या फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भारत का सबसे बड़ा बायोम ये काउंट किया जाता है। दैट इज वाई आप ना किसी भी नेशनल पार्क को उठाना, वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहां पर आप देखोगे कि भाई रेड पांडा, ठीक है, ये काजीरंगा में यदि आप देखते हैं तो वन हॉर्न राइनो, ठीक है, राइनो, ये तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। वाई? क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बायोम ये ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम ही है। थर्ड नंबर पर जो आता है ये है डेजर्ट इकोसिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम? भाई मैंने अभी शुरुआत में बताया कि भाई जब ये विंड्स ब्लो करती हैं तो विंड्स में जो वाटर वेपर होती है क्लाउड फॉर्मेशन करती है, और क्लाउड फॉर्मेशन से यहाँ रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। और जब यहाँ पर रेनफॉल होता है तो हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा मरुस्थलीय जो भूमि है इसका विकास ड्यू टू लेस रेनफॉल। और ऐसा एरिया जहां पर एक्चुअली में 25 सेंटीमीटर या फिर उससे कम बारिश होती है और ऐसा बहुत लंबे समय तक होता है, तो ये एरिया बेसिकली काउंट किया जाता है किसमें? ये काउंट होगा हमारा डेजर्ट बायोम में। बिकॉज कि यहाँ की जो मृदा है इसकी जल अवशोषण क्षमता इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि ये मृदा धीरे 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 कुछ सैंड्स यानी कि जो बालू और रेत होती है उसके पार्टिकल में टूटना चालू हो जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जल ग्रहण क्षमता कम बचेगी। जब ये पूरी पूरी बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी तो ये फर्टाइल नहीं होगी, और फर्टाइल नहीं होगी तो ये बहुत ज्यादा गर्म होगी। क्यों? क्योंकि रेत की ये टेंडेंसी होती है कि ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। आगे आने वाले समय में आप ये देखोगे कि यहां पर किसी प्रकार के फॉरेस्ट नहीं है, जो फॉरेस्ट थे वो नष्ट हो गए हैं, और फिर यहाँ के जो जीव हैं ये उस इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली, उस एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उस एप्रोप्रिएट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये खुद को ढालना शुरू करेंगे। और इसको हम बोलेंगे कि भाई ये जो जीव है ये इवेल्युएट हो रहे हैं, यानी कि इनका इवोल्यूशन हो रहा है, और साथ ही साथ वन नष्ट हो गए हैं, और ये जो भूमि है एक बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई है। इसको नाम दिया जाएगा मरुस्थलीय भूमि का। डेजर्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि नथिंग कैन बी ग्रो दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट वो नहीं होता है जो कि ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, डेजर्ट वो नहीं होता जहां पर बस रेत का एक पूरा पूरा टीला या फिर रेत का एक मैदान दिखाई दे। अपितु की स्थिति में आप देखेंगे, अपितु की स्थिति में आप देखेंगे कि असल में डेजर्ट उसको भी कहा जाता है जहां पर कुछ उग ना सके। नथिंग कैन बी ग्रो दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। इज दैट क्लियर? सो इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखना ये है हमारा क्या, डेजर्ट बायोम। यदि आप यहां देखोगे तो रेंगने वाले जो जीव हैं ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन यहां पर जनरली होने वाली एक घटना है। पानी का बहुत अभाव देखने के लिए मिलेगा, और जनरली जब यहां पर अचानक से रेनफॉल होती है तो फ्लड कई बार आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। नाउ
यदि आप टॉपिक पर आओगे तो याद रखना लो रेनफॉल वाला ये एरिया है, वाटर जो स्कैर्सिटी है ये आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर एंड मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है। अडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये लेस मिलेगा, और सर्वाइवल इन हीट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। नाउ इन द डेजर्ट रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर एंड डे टाइम टेम्परेचर्स कैन रीच 50 डिग्री सेल्सियस, येट अमेजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक कैक्टस यहाँ पर दिखाई देगा, कैस्मेल, और साथ में जो स्कॉर्पियन सर्व यानी जीव जंतु हैं ये देखने के लिए मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारा सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट में ये काउंट किया जाता है। द सेकंड वन इज इंडिया का सबसे फेमस डेजर्ट थार डेजर्ट। एक और होता है जिसको हम कोल्ड डेजर्ट का नाम देते हैं, यहां पर भी सेम कंडीशन होती है, बट याद रखना कोल्ड डेजर्ट का मतलब ये हुआ यहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? सो यहां पर लद्दाख है, गोबी है, ये कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट में काउंट किए जाते हैं। हमारे यहाँ का जो लद्दाख है एक्चुअली में ये कोल्ड डेजर्ट में काउंट किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सम डेजर्ट्स प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स विदाउट वाटर, दे स्टोर वाटर इन द लीव्स एंड स्टीम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? कैक्टस, और इसी में एक जीव भी आता है बाय द नेम ऑफ कैमल। बात समझे? ये कैक्टस सामने दिख रहा है आपको। नाउ इसके बाद आता है मेडिटेरेनियन बायोम। ये कुछ इस प्रकार का आपको मेडिटेरेनियन बायोम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जहां पर थोड़े बहुत पेड़ हैं, उतने ज्यादा आपको वेजिटेशंस, उतने ज्यादा जीव जंतु, पर हाँ एक अलग प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है ये अवश्य आपको देखने के लिए मिलेगी। इन सिंपल वर्ड्स, दिस बायोम इज फाउंड इन ओनली 5 रीजन अराउंड द वर्ल्ड। ये कहां पर है? तो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर बनाने, मेडिटेरेनियन कोस्ट एक तो वहां पर आता है, साथ में कैलिफोर्निया वाला जो एरिया है, चिली वाला जो एरिया है, साउथ अफ्रीका एंड दी साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ये कहां पर? ये समुद्र के आसपास वाला जो एरिया है उसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा मेडिटेरेनियन टाइप का बायोम। विंटर्स आर माइल्ड एंड वेट, यहां पर माइल्ड होते हैं और वेट होते हैं क्या? विंटर्स, वाइल समर्स आर ड्राई। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है मेडिटेरेनियन बायोम का। ये मोटे मोटे आधार पर हो सकता है कि भाई कई बार सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति के कारण एक्चुअली में आपको अपने घर के आसपास ऐसा कोई माहौल मिल जाए, और यदि ऐसा कोई माहौल आपके घर के आसपास मिल रहा है, दैट मीन्स आपने वो जो मेडिटेरेनियन बायोम है इसका अनुभव कभी ना कभी कर लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर आना, वेजिटेशन की बात करें तो श्रब्स यहां पर मिलते हैं, चैपरल्स मिलते हैं, और ऑलिव ट्रीज आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। डियर, वाइल्ड बियर और वाइल्ड बोर, और साथ में जो रेप्टाइल्स हैं यहाँ के प्रमुख एनिमल्स में काउंट किए जाते हैं। क्या क्या की पॉइंट्स हैं? तो माइल्ड वेट विंटर्स हैं, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ श्रब्स आपको देखने के लिए मिलेगा, फायर अडॉप्टेड जो रीजनरेशन है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, और हॉट ड्राई समर्स यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। द वेजिटेशन हेयर इज फायर रेजिस्टेंस बिकॉज नेचुरल फायर्स आर कॉमन ड्यूरिंग द ड्राई समर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर, आपको यहां पर जनरली देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से ये मिलता है। नाउ एक और आता है, अब यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम? सो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान बायोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान बायोम? तो अब ये एक ऐसे एरिया की बात हो रही है जो कि अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अकर नहीं करता। इसके बाद वाला जो एरिया है, ये वाला सेक्शन, यहां पर मिलने वाले जो घास के मैदान हैं, यानी कि 35-60, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से 66.5 डिग्री नदर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया है, यहां पर मिलने वाले जो घास के मैदान हैं, थोड़ी बड़ी घास ये रहेगी। ठीक है, यहां पर पानी की उपलब्धता अच्छी होगी, इनको नाम दिया जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया। सो याद रखो कि अलग अलग एरिया में आप इनको अलग अलग नाम से जानते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, दे आर कॉल्ड ब्रेड बास्केट। व्हाई? क्यों इनको ब्रेड बास्केट कहा जाता है? बिकॉज दे आर मेनली फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन। ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, और व्हीट बेसिकली यूज की जाती है ब्रेड में। और यदि आप देखेंगे तो जहां पर भी आपको, जैसे यूरोपियन कल्चर में यदि आप देखें, यदि आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट चले जाए तो आपको इस कल्चर में ना मेनली ब्रेड कल्चर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लोग ब्रेड ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वाई भाई, क्यों ये ब्रेड ज्यादा कंज्यूम हो रही है यहाँ पर? बिकॉज कि आप देखोगे कि एक्चुअली में जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं वहां पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, और ड्यू टू व्हीट का प्रोडक्शन आप देखेंगे कि व्हीट से सबसे आसान तरीके से बनाना
सबसे आसान होता है ब्रेड बनाना, बात समझे। और दैट इज वाई यहाँ के लोग ब्रेड ज्यादा कंज्यूम करेंगे। होता भी यही है कि अब यहां पर देखो, यहां पर इसको कहा जाता है, यानी कि जिस भी एरिया में टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया मिल रहा है, जैसे यूएसए में इसको नाम दिया जाएगा प्रेरीज, रशिया में इसको कहा जाएगा स्टेपिस, पंपास कहा जाएगा अर्जेंटीना वाले एरिया में, ये ऐसे ही डाउन्स कहा जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है। यहाँ इनको ब्रेड बास्केट रीजन कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हीट एंड ग्रेन इज ग्रोन हियर, रेनफॉल इज मॉडरेट enough for grass to grow but not enough for forest to form। ठीक है, एवरेज रेनफॉल याद रखना ये 25 to 75 सेंटीमीटर होती है। इंडिया में यदि आप देखोगे सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, नहीं ये गलत लिखा है, सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बिकॉज कि ये जो टेम्परेट ग्रास है इसको आप कट कर देना। ये आपको कहाँ मिलेंगे, एक तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर में, इनको नाम दिया जाता है क्या, गुलमर्ग एंड सोनमर्ग, नाम तो सुना होगा इनका। गुलमर्ग एंड सोनमर्ग मेनली ये काउंट किए जाते हैं किसमें, जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है उसमें। यदि आप उत्तराखंड चले जाते हैं तो उत्तराखंड में इनको नाम दिया जाता है बच्चे क्या, इन्हें एक्चुअली में नाम दिया जाता है बुग्याल एंड पयाल, बुग्याल एंड पयाल का। गेटिंग माय पॉइंट। सो बुग्याल एंड पयाल इज मेनली फेमस फॉर temperate grassland area. So the soil is, these grassland is rich in humus because the grass roots die and make the soil fertile. So grass यहाँ पर dominance होती है, ठीक है, moderate rainfall होती है, grazing animal चरने वाले जो पक्षी हैं ये आपको, सॉरी जो पशु हैं ये देखने के लिए मिलेंगे, और डीप फर्टाइल सॉइल देखने के लिए मिलेगी। इसकी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस ये होती है भाई यहाँ पर ग्रेन्स बहुत ज्यादा उगते हैं। इस टाइप के जो एनिमल हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जिनका कंपैरेटिवली साइज बड़ा होता है। ग्रेजिंग एनिमल्स का जो साइज है ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ सेकंड आते हैं, जैसे आपने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से अब आपको देखने के लिए मिलेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसका मतलब होता है कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सेम उसी प्रकार के वन, जिस प्रकार के वन आपको दिखाई दे रहे हैं कहां, ट्रॉपिकल एरिया में। मतलब कि एक विशेष मौसम में ये जो अपनी पत्तियां हैं ये गिरा देंगे। अब ये विशेष मौसम कौन सा होगा, तो वही ऑटम एंड इक्विनॉक्स की जो कंडीशन है। जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें याद रखना दीज फॉरेस्ट show the clearest seasonal changes on earth, green in spring, dense in summer, golden red in autumn, ठीक है। और यदि आपने इन पेड़ों को देखा हो तो पीली सी इनकी पत्तियां होती हैं। एंड कंप्लीटली बेयर इन विंटर्स, दिस चेंज इज कंट्रोल्ड बाय फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर। इनका एवरेज टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, इनके बीच में कितना भी हो सकता है। वेजिटेशन यहाँ की ओक है, मैम्पल है, बीच है, बिर्च है, यानी कि आपने ऐसे एरिया में जहाँ का जो टेम्परेचर है ये जनरली हाई है, वहाँ पर भी आपने इस प्रकार के जो वृक्ष हैं ये देखे होंगे जिनकी पत्तियाँ थोड़ी सी गोल्डन या फिर थोड़ी हल्की पिंकिश कलर की होती हैं, हल्की इतना ये पीली भी हो सकती हैं। ये सभी प्रकार के जो वन हैं ये एक्चुअली में काउंट किए जाते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में, ये इन्हीं की इंपॉर्टेंस है। गेटिंग माई पॉइंट। कहाँ मिलते हैं ये, तो ईस्ट एशिया में दिखाई देंगे, यूरोप में दिखाई देंगे, और ईस्टर्न यूएसए में आपको इनकी प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। शॉर्ट में ये लिखा हुआ है। नाउ इसके बाद एक और आता है जिसको नाम दिया जाता है टैगा बायोम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोम यदि कोई है तो ये टैगा बायोम वाला रीजन ही माना जाता है। टैगा इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन अर्थ, स्प्रेड अक्रॉस रशिया, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया। Coniferous trees such as pine, spruce and fir are found here, and their needle-shaped leaves allow snow to slide off easily। यानी कि यहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाएंगे, इस प्रकार के कुछ वन पाए जाएंगे, इनके ऊपर स्नोफॉल हरदम होता रहेगा और स्नोफॉल इनके ऊपर टिक भी नहीं पाएगा। यदि आप ऊपर से देखेंगे तो ये पूरे व्हाइटिश कलर के दिखाई दे रहे हैं, नीचे पूरी जो बर्फ है ये बिछी हुई है। कई बार बर्फ के तूफान के कारण ये जो पेड़ हैं ये व्हाइट भी दिखाई देते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है ये नियत यानी कि लगभग -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बहुत लंबे और बहुत ज्यादा हार्श जो विंटर है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। रशिया के बारे में आपने
एक बात सुनी होगी, रशिया और नेपोलियन का किस्सा। आपने ये सुना होगा कि भाई रशिया ने पूरा वर्ल्ड जीता, बट ये रशिया से, सॉरी, नेपोलियन ने पूरा पूरा वर्ल्ड जीता, बट ये रशिया से वापस आ गया था, यानी कि रशिया के विंटर्स को ये नहीं झेल पाया था। वाई? क्योंकि रशिया का जो साइबेरिया वाला इलाका है, एक्चुअली में आप देखेंगे कि यहां पर टुंड्रा और टैगा प्रकार की जो जलवायु है ये देखने के लिए मिलती है। इसमें विंटर्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, इतनी हार्श होती है कि यहां पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दैट इज वाई नेपोलियन के बारे में एक बात कही जाती है कि इसने पूरे यूरोप को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा किया था, बट रशिया की ये विंटर्स से हार गया था, यानी कि ये कभी भी रशिया को पार नहीं कर पाया। आज यदि मान लीजिए रशिया के पास सबसे बड़ी पावर कोई है तो इसकी ज्योग्राफी है, बिकॉज कि वहां पर टुंड्रा और टैगा प्रकार की जो वनस्पतियां हैं ये आपको दिखाई देती हैं। टुंड्रा टैगा बायोम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, पूरा पूरा विंटर एरिया, रशिया को पार करना ही मुश्किल है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वाइल्ड लाइफ की यदि आप बात करोगे तो यहां पर ब्राउन बियर देखने के लिए मिलेगा, लाइनेक्स मिलता है, मूस मिलता है और वॉल्व्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। साथ में ग्लोबल कार्बन सिंक इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट बैलेंस, क्लाइमेट बैलेंस के लिए जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। टैगा ट्रीज कैन photosynthesize for only 3-4 months for the year of the year. That is why they remain evergreen, so they do not miss even a single opportunity. Getting my point? Now टैगा के बाद लास्ट वन इज टुंड्रा। देखो हमने कितने कवर किए हैं अभी, टोटल नंबर ऑफ बायोम हमने कितने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम के बारे में बताया, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, देन डेजर्ट बायोम, एंड देन यहां पर आया हमारा मेडिटेरेनियन बायोम, टेम्परेट ग्रासलैंड और टेम्परेट डेसिडियस, टैगा। टोटल नंबर ऑफ 7 बायोम हो गए हैं। 9th बायोम आता है हमारा टुंड्रा बायोम। सो टुंड्रा बायोम कैसा है? टुंड्रा बायोम भी सेम आएगा, बट याद रखना कि जो साइबेरिया वाला इलाका है, यानी कि रशिया में 2 इलाके हैं भाई, एक है जो लीना नदी का मैदान वाला सेक्शन है, ये है साइबेरिया, इसको भी काउंट किया जाता है। लीना नदी का मैदान अलग है, और साइबेरिया वाला जो अटाकमा प्रायद्वीप वाला, सॉरी, कामचटका पेनिनसुला वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा अलग है। यहां पर अलग अलग प्रकार में 2 बायोम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है टुंड्रा, तो जहां पर आपको एक्चुअली में जॉम्बी फायर देखने के लिए मिल रहा है वहां आपको टुंड्रा बायोम मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में द टुंड्रा सॉइल इज परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली ये फ्रोजन होती है, यानी कि जमी होती है, इसके ऊपर बर्फ जमी होती है। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल दो ईच ईयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नाउ देयर आर नो ट्रीज इन द टुंड्रा, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं होते, बट हाँ मॉस, राइकेन और जो स्मॉल श्रब्स होती है ये जरूर यहां प्रेजेंट रहेगी। इवन सो एनिमल लाइक पोलर बियर, साथ में जो रेंडियर होते हैं, आर्कटिक फॉक्स एंड स्नोवी ओवल आउल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन ये सर्वाइव यहां कर पाते हैं बिकॉज कि इनका बॉडी ही इसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट हुआ होता है। अराउंड द नॉर्थ पोल ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। माउंटेन पीक्स सच एज द हिमालयास, हिमालय में एक्चुअली में यदि आप देखेंगे तो टुंड्रा बायोम है नहीं, बट हिमालय की हाइट ही इतनी है कि यहां पर खुद ही टुंड्रा बायोम जैसी प्रकार की जो कंडीशन है ये देखने के लिए मिलेंगी। ये जो कंडीशन है ये आपने कभी ना कभी देखी होगी। उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश से यदि आप बिलोंग करते हो, परमाफ्रॉस्ट होल्ड मिलियंस ऑफ टन्स methane gas. If climate change causes this gas to escape, temperatures will rise even more. Getting my point? Now अब आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, यहां पर बायोम खत्म। टोटल नंबर ऑफ 8 टाइप ऑफ बायोम मैंने आपको बताए हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में। अच्छा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक्चुअली में होता क्या है यदि इसकी हम बात कर लें तो याद रखिएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि भाई आप किसी भी वाटर बॉडी को यदि देख रहे हैं तो उसके अंदर किस प्रकार का इकोसिस्टम है। वाटर बॉडी को देखने का मतलब क्या होता है कि आपने समुद्र को देखा, आपने नदी को देखा, आपने तालाब को देखा, किसी भी एरिया को देखने पर असल में उसके अंदर किस किस प्रकार के जीव जंतु हैं, किस किस प्रकार की जो वेजिटेशन है ये सर्वाइव कर रही हैं, इसको मिलाकर आप बोलेंगे कि भाई संबंधित क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है ये इस प्रकार का है। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट के बारे में, या फिर मान लीजिए मैंने दामोदर रिवर के बारे में डिस्कशन किया, और दामोदर रिवर के बारे में डिस्कशन करते हुए मैंने आपको बताया कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की मेन रिवर है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू मेनली जाना जाता है किसके लिए?
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके लिए, और तेजी से यहां पर अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स कि यदि आप देखोगे कि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में यदि दामोदर और स्वर्ण रेखा रिवर में फ्लो हो रहा है तो इसके कारण डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ के जीव जंतुओं पर पड़ेगा और जीव जंतुओं की डेथ होगी, जिसके कारण डेथ होने पर कार्बनाइजेशन होगा, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और इससे बचे हुए जो जीव जंतु हैं उनकी भी डेथ होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वहां पर किसी भी जीव जंतु का सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है और इस कंडीशन को नाम दिया जाएगा जैविक मरुस्थलीकरण, दैट मीन्स बायोलॉजिकल डेजर्ट की प्रोसेस। ये होती है कई जगह पर और यही कारण है कि आप देखेंगे कि स्वर्ण रेखा रिवर को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है और दामोदर रिवर बायोलॉजिकल डेजर्ट बनने की कंडीशन में है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्यों हमने पढ़ा है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि ये एक प्रकार का एक्वेटिक इकोसिस्टम है। हर एक नदी एक अलग प्रकार का एक्वेटिक इकोसिस्टम है और हर एक तालाब, हर एक ठहरा पानी एक अलग प्रकार के इकोसिस्टम में काउंट किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर आते हैं 70%, 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड वाटर एंड वेटलैंड्स टुगेदर फॉर्म अ वास्ट एक्वेटिक वर्ल्ड। दे आर क्लासिफाइड ऑन दी टू मेन बेसिस, एक है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी एंड एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। यदि ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो याद रखना हमने इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। एक आता है फ्रेश वाटर, रिवर्स इसमें आ जाएंगी, एक आता है या फिर जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, एक आता है ब्रेकिश वाटर और एक आता है मरीन इकोसिस्टम। यदि मूवमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो एक है लुटिक, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लुटिक, ये होता है हमारा फ्लोइंग वाटर, और एक होता है लेंटिक, ये होता है हमारा स्टिल वाटर। क्या बोला मैंने? ये सैलिनिटी के बेस पर है, ये मूवमेंट के बेस पर है। मूवमेंट के बेस पर ठहरा हुआ और गति करता हुआ, जो गति कर रहा है वो है लुटिक और जो ठहरा हुआ है वो है लेंटिक। याद रखिए। अब आता है यह है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या देखने के लिए मिलेगा? बेसिकली यदि आप देखोगे तो फ्रेश वाटर आपको कहां कहां पर देखने के लिए मिलता है? एक तो नदी में और एक आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें? जो तालाब वगैरह हैं, ये पॉन्ड वगैरह, कुएं वगैरह। यदि पॉन्ड है तो यहां पर अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा। भाई यदि रिवर है तो रिवर में भी तो अपना एक इकोसिस्टम होगा ना। याद रखना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पर यदि मान लीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बट यदि मान लीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कहीं पर पड़ा था तो ये था हमारे जलमंडल का जो यूट्रोफिकेशन हुआ था। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूट्रोफिकेशन? शुरू करें यदि तो याद रखना कि एक्चुअली में ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय बहुत अधिक रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया गया था जिसमें एनपीके की मात्रा बहुत अधिक होती है और ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ एनपीके, जब ये पूरा रासायनिक खाद और उर्वरकों के उपयोग में इनके संपर्क में आया हुआ पानी जब किसी पॉन्ड में इकट्ठा हुआ तो इन्होंने पॉन्ड का जो उर्वरा क्षमता थी इसको बढ़ाने में मदद की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर बहुत सारे जो मॉश हैं और साथ में अदर जो प्लांट्स हैं ये यहाँ पर आए, फाइकोप्लैंक्टन यहाँ पर आए, ये ग्रो करना चालू करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इन्होंने पूरे जलमंडल को हरा कर दिया। आज भी यदि आप अपने एरिया में देखते हैं तो देखिएगा कि आपके आसपास वो सभी एरिया जिनका नाम किसी ना किसी तालाब के नाम पर रखा गया है वहां पर उनका पानी आपको हरे कलर का देखने के लिए मिलेगा। वाई? बिकॉज की ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिन भी रासायनिक खाद उर्वरकों का हमने प्रयोग किया था, नो डाउट उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, बट इसका यदि कोई नेगेटिव इंपैक्ट था तो ये था कि इन्होंने जलमंडल का जो उर्वरा क्षमता थी ये बढ़ाई थी और इसके कारण जो जलमंडल का इकोसिस्टम था ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ये जिस जलमंडल की हम बात कर रहे हैं वो है ठहरा हुआ जलमंडल, दैट मीन्स लेंटिक प्रकार का जलमंडल। आज आपको वो जो तालाब है, वो जो पॉन्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्राई देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है यूट्रोफिकेशन का। यानी कि 2 प्रकार की कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, एक हुआ बायोलॉजिकल डेजर्ट और एक हुआ हमारा यूट्रोफिकेशन। बायोलॉजिकल डेजर्ट मेनली हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है और जो यूट्रोफिकेशन है ये मेनली हमारे यहाँ होने वाला ये जो तमाम प्रकार से कि रासायनिक खाद और उर्वरकों का इंटेंस यूज, इसका ये परिणाम है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि लोटिक और लेंटिक में होने वाली जो
प्रक्रिया है ये कैसी होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में यदि ऑन द बेसिस ऑफ हम सैलिनिटी की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन वाटर इकोसिस्टम और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो भाई एक ऐसा इकोसिस्टम या फिर एक ऐसा जलमंडल जिसमें सैलिनिटी का परसेंटेज 0.5% या उससे कम है, तो इसको आप काउंट करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। नाउ जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिएगा, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सैलिनिटी का परसेंटेज, जिसमें पानी में जो सैलिनिटी है उसका परसेंटेज 0.5% ppm से कम या फिर उतना ही माना जाता है, तो इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आप काउंट करेंगे। जिसमें सैलिनिटी का परसेंटेज 0.5 से लेकर लगभग 5 ppt तक है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, ठीक है, इसको नाम दिया जाएगा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम का। और यदि इससे ज्यादा ये है, सैलिनिटी 35% से ज्यादा है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, मरीन वाटर इकोसिस्टम का। क्या बोला मैंने, ये ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी है। तो सबसे पहले ये आता है कि 0.5 ppt से ज्यादा हो, सॉरी इससे कम हो, ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेश वाटर। 30 से 50 ppt हो तो मरीन वाटर, और यदि 0.5 से 30 हो तो यह है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। नाउ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में सैलिनिटी लेस देन 0.5%, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, ओनली 2.5% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट इज फ्रोजन इन आइस, ट्रॉट, और साथ में जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है और ड्रैगनोफ्लाई है, ये यहां पर आपको मेनली देखने के लिए मिलेंगे। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो मिक्स्ड वाटर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर एंड द सी, एस्चुरी, मैंग्रोव्स मेनली ग्रो इन दिस इकोसिस्टम एंड नर्सरी ग्राउंड मैनी मरीन स्पीसीज ले एग्स हेयर, यानी कि जो कछुए हैं वो यहीं पर मिलेंगे, मैंग्रोव वन यहीं पर दिखाई देंगे, सुंदरी वन यहीं पर दिखाई देंगे। ये तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं या फिर जो वेजिटेशन है ये देखने के लिए मिलेंगे। मरीन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो सैलिनिटी अप टू 35%, लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, कोरल रीफ, और साथ में जो डीप सी ट्रेंचेस हैं, ओपन ओशंस हैं, ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट वर्ड ओशन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ अर्थ CO2, ठीक है, अर्थ CO2, ये CO2 को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। नाउ अब हम आगे आएंगे, ये है, यहां पर फिर से मैंने दोबारा से जो डेफिनेशन है ये लिख रखी है, जो कंडीशन है ये मैंने यहां पर लिख रखी है। अब देखिएगा, ये है हमारा क्या, हाँ, यह है फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम यानी कि नदी, और यह है स्टिल वाटर इकोसिस्टम, यह है हमारा लैंटिक, लोटिक एंड लैंटिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इकोसिस्टम को बैलेंस करने की जो लाइफ है, यानी कि अब ये रिवीजन है, कंक्लूजन आप इसको देख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन से इंपॉर्टेंट है, बैलेंस कैसे करते हैं ये लाइफ को, और कंजर्वेशन इनका क्या है, यानी कि अब एनवायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट इसीलिए तो हमने पढ़ा है बिकॉज कि इनका लॉस हो रहा है। ये हमारा बायोम और साथ में यानी कि टेरेस्ट्रियल बायोम और एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर था ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो इस सीरीज को बड़े सिंसियरली मैं कवर करा रहा हूं। याद रखिएगा कि आप अपने पूरी की पूरी क्वेरीज, पूरे डाउट क्लियर कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है, और नहीं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं सिविल्स विथ आकाश टेलीग्राम हैंडल पर, और नहीं तो मेरे अपने अभिषेक कुमार ज्योग्राफी टेलीग्राम हैंडल पर। यहां पर आपकी पूरी क्वेरीज सॉल्व करती जाएंगी। मैं दोनों जहां पर अवेलेबल हूं, आप कहीं पर भी कॉल करें, मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपको किसी अदर सब्जेक्ट में डाउट होता है तो हमारे पास एक्सपर्ट टीम भी है, जैसे कि कमल सर यहाँ पर जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम को यानी कि ये डील करते हैं, आकाश सर ये पूरे हमारी चाणक्य IAS एकेडमी के डायरेक्टर हैं, ये पूरी टीम को डील करते हैं, साथ में हिंदी मीडियम को डील मैं करता हूँ। तो आपको किसी भी फैकल्टी से आप बात करनी हो, आप आराम से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, और यदि पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और अपना जो रिस्पेक्टिव फीडबैक है ये मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।